और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का आ जाओ मैदान में 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आकाश का युग बदलने की तैयारी थी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। भगवान विष्णु मंगलम कुंडली का आ जाओ मैदान में 7 फेरों की तैयारी स्टार्ट की जाती है और हो चुका आकाश का युग बदलने की तैयारी थी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा 7 फेरों में मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आप सभी को राम राम। थोड़ा लेट हो गया, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। लेट तो कहाँ हूँ, वैसे मैं लाइव ही था उधर, जो है अब इधर लाइव था, उधर लाइव था। वो होली का आज अनाउंसमेंट था सेल का, तो वहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ से सीधा पूरा करते ही सीधा आपके सामने खड़ा हो गया हूँ ना। मतलब पूरा दिन ऐसा निकलता है आजकल, तो सुबह 5:30 से और शाम को 11 बजे तक जो है नॉन स्टॉप जो है शरीर का हर भाग काम करने में लगा हुआ है। ठीक है, जीके जीएस की बुक है, अपडेट करवाइए भाई साहब, जोरदार बना दी आप सभी के लिए। अभी 2-4 दिन में आपको उसकी जो है स्टार्ट कर दूंगा। जीके जीएस का सेकंड संस्करण जो है जोरदार बुक बनाइए, नए पेज ऐड कर दिए, 30-40 नए पेज ऐड किए, मराठा ऐड कर दिया है, पर्यावरण ऐड करवा दिया मैंने, उसके अंदर कुछ गलतियां थी वो दूर करवा दी है। बढ़िया वाली बुक बनाइए, आपको जल्दी उसको दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए स्वागत है। और 7 फेरों वाली बुक का काम भी मैंने शुरू कर दिया। ठीक है, पहली बार आपको मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलने वाले हैं। आपको इस बार जो है 7 फेरों के नोट्स जो है, 7 फेरों की सीरीज की बुक जो है वो भी बहुत जल्दी आपके सामने। मेरा मन है कि जिस दिन मैं बनारस में सेमिनार करने जाऊं उस दिन मैं उसको लॉन्च करूं, ऐसा मेरा मन है। अब देखते हैं क्या होता है। काम तो कर रहा हूं लगातार, मुझे लिखना है ना, उसको छपेगा, ये लिखना है, स्टार लगाना है, गोला लगाना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है ना। चलिए शुरुआत करें क्लास की। देखिएगा आज आपकी क्लास टॉप 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, ऑब्वियसली 100 क्वेश्चन तो नहीं हो पाएंगे, फिर भी 40-50 क्वेश्चन तो कराने वाला हूं आपको ना, 42-50 क्वेश्चन कराने वाला हूं। जो लास्ट सीरीज होगी ना, लास्ट एपिसोड होगा, उसमें मैं बराबर कर लूंगा। ठीक है, देखिए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो गिरफ्तारी और निरोध जो है इसे संरक्षण प्रदान करने वाला आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर आपके 22 कौन सा है, आर्टिकल नंबर 22 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 22 प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर जो है आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट आपको वापस दिलाने की गारंटी प्रदान करता है और रिट जारी करेगा। आप जानते हो, बंदी प्रशिक्षण, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध और साथ में अधिकार पक्ष है ना। आर्टिकल 47 जो है पोषण के बारे में और आर्टिकल 17 जो आपकी अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता, जो छुआछूत है उसके अंत के बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर खालिस्तान के विविध रूप है। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है CaO ना, इसको बोलते हैं भुजा हुआ चूना। क्या बोलते हैं इसको? भुजा हुआ चूना कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तब इसके अंदर हम लोग जो है अगर इसके अंदर हम लोग जो है अगर जल प्रभावित कर देंगे तो ये बनेगा CaOH का होल प्राइस। का बनेगा CaOH का होल प्राइस। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। और इसी को बिना भुजा चूना कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बिना भुजा चूना कहते हैं, या फिर इसको चूने का पानी कहते हैं, या फिर इसको लाइम वाटर कहते हैं। ठीक है, और अगर इसमें CO2 गैस जो है वो प्रभावित कर दी जाए तो ये बनेगा CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या बोलते हैं? संगमरमर कहते हैं, मार्बल कहते हैं इसी को हम लोग जो है, और ये इसका रंग दूधिया होता है। कैसा होता है? दूधिया होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि संगमरमर जो है वो क्या है आपके, वो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, CaCO3 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया ना। यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित होंगे। ठीक है, मैंने आपसे इकोनॉमिक्स के कांसेप्ट में मैंने आपसे कहा था कि अगर काम करने वाले लोग 7 और काम केवल 4 का है तो बाकी 3 जो है वो प्रचंड बेरोजगारी के शिकार होने वाले हैं। छिपी हुई जो बेरोजगारी है उसका शिकार होने वाले हैं, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो प्रचंड बेरोजगारी छिपी। अच्छा, एक बार सवाल घुमा के भी आया हुआ है। ठीक है, किस बेरोजगारी में, सवाल था किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता 0 होती है ना। किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता जो है ये 0 होती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है ये 0 होती है। यह सवाल भी आपके एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान आपके ये भी किसमें होती है, ये भी आपके प्रचंड बेरोजगारी में होती है। बढ़िया सवाल इकोनॉमिक्स का, थोड़ा नोट कीजिएगा ना। आगे देखिए 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक में स्थापना की गई थी। इसके नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। ठीक है, देखो 1928 में दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था ना, एक संस्था पहले से हमारे यहाँ पर, इसका नाम था HRA। क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये हमारे पास में पहले से ही थी आपकी, ये संस्था हमारे पास पहले से थी। ठीक है, लेकिन इसके स्थान पर 1928 में इसी को चेंज करके नहीं एक नई संस्था बनाएगी, HSRA। क्या बनाएगी? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, जिसका नया नाम आपके अरुण जेटली स्टेडियम हो चुका है वर्तमान में, और यहीं पर भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद इन्होंने मिलकर जो इसकी स्थापना करी, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रग्बी में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? रग्बी की बात करूं आपसे, देखो खिलाड़ियों की बात करें तो 15 खिलाड़ी किसमें खेलते हैं? रग्बी में खेलते हैं ना। तो रग्बी में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। 9 खिलाड़ी कहां खेलते हैं? 9 आपके जो खो-खो में खेलते हैं। कहां खेलते हैं? खो-खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। 7 खिलाड़ी कहां खेलते हैं? कबड्डी जो है आपकी, कबड्डी जो है इसमें 7 खेलते हैं। वाटर पोलो में भी कितने खेलते हैं? वाटर पोलो जो है इसमें भी 7 खिलाड़ी खेलते हैं, आपको ध्यान। ठीक है, और नेट बॉल में भी कितने खेलते हैं? 7 ही खेलते हैं ना। तो कबड्डी, वाटर पोलो और नेट बॉल में 7 खिलाड़ी हो गए। ठीक है, 4 खिलाड़ी कहां होते हैं? पोलो में होते हैं। पोलो में खिलाड़ी 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 15 हमारा ठीक आंसर है। रग्बी में एक टीम में कुल मिलाकर के 15 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का दोस्तों नाम क्या है? सबसे दक्षिण सिरे का नाम क्या है? ठीक है, जैसे भारत आप लोग बनाते हो तो भारत में जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करते हो, तो मैंने आपको ज्योग्राफी के कैप्सूल में पढ़ाया था कि यहाँ पर कौन है? कन्याकुमारी। कौन कन्याकुमारी है? यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर आपके इंद्राकोल है। कौन इंद्राकोल है? यहाँ पर किबुथु स्थान है। कौन सा स्थान है? यहाँ किबुथु स्थान है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये स्थान आपके लद्दाख के अंदर है और ये स्थान आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपके गौर माता कहाँ पर? गुजरात के अंदर। कहाँ? गुजरात में। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि जब सबसे दक्षिण बिंदु की बात आएगी तो यहाँ पर होने वाला है 6 डिग्री 45 मिनट पे होने वाला है, और इसका स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग जो है मिगेलियन पॉइंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग मिगेलियन पॉइंट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट या मिगेलियन पॉइंट कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार के ऊपर है, और 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है ये इसका लैटिट्यूड, आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर इंदिरा पॉइंट आने वाला ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर। ठीक है, सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट होगा, ये आपको नोट करना है ना। वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपने एक उपन्यास में लिखा है? ठीक है, तो वंदे मातरम गीत की बात करूं आपसे, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो लिखने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, ये लिखने वाले ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, अच्छा इनकी बुक का नाम जानते हो आप लोग जो है? अरे इनकी बुक का नाम पूछूं आपसे, किसके अंदर लिखा हुआ है ये? तो आनंद मठ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एक इसके अलावा दुर्गेश नंदिनी जो है वो भी इन्हीं की बुक है। ठीक है, सवाल पूछे कभी आपसे कि दुर्गेश नंदिनी जो है वो भी किसकी बुक है आपकी? वो भी इन्हीं की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी दोनों की दोनों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की बुक है, और वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत हमने यही से लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। छुट्टी नहीं होती रसगुल्ला मेरे से, है ना, चाहे कम पढ़ाऊं चाहे ज्यादा पढ़ाऊं, पर छुट्टी नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा जरूर, आपके सामने आऊंगा जरूर ना। वो एक वो होता है अंदर से कि यार अगर क्लास लाइव लगवाइए तो पूरी कराऊंगा ना। एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालय की स्थापना के लिए योजना बना करता है, पॉक्सो के रूप में संदर्भित किया गया। ठीक है, सवाल सीधा ये कि पॉक्सो का अधिनियम कब आता है? पॉक्सो बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम, आप जानते हो, मतलब बच्चों के साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है उसको रोकने के लिए आपके पॉक्सो लगता है। ठीक है, और अगर जब किसी के ऊपर पॉक्सो लगता है ना भाई साहब, बहुत ही खतरनाक है, इसमें जमानत की बात, इसके अंदर अग्रिम जमानत कुछ भी नहीं होती पॉक्सो लगने के ऊपर। ठीक है, तो जब बच्चों के साथ में आप जो है यौन हमले करते हो, यौन उत्पीड़न करते हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट करते हो उनके साथ में जो है, तो वो आपके पॉक्सो होता है। सवाल पूछा कि पॉक्सो का जो अधिनियम है वो किस वर्ष का? 2012 का। ठीक है, तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, क्या फुल फॉर्म इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, 2012 का अधिनियम है ना। अब प्रोपाइन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? देखो पहली बात तो हम जानते हैं कि एक होता है एल्केन, ठीक है, एक होता है प्रोपेन, एक होता है प्रोपीन, एक होता है प्रोपाइन, तीन बन सकते हैं। ठीक है, एक है प्रोपेन, एक है प्रोपीन, एक है प्रोपाइन, ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रोपेन है इसमें जो फॉर्मूला काम करेगा वो कौन सा करता है? CnH2n+2, ये काम करेगा। ठीक है, जो प्रोपीन है इसमें काम करता है CnH2n, इसमें काम कौन सा करेगा? इसमें काम करेगा CnH2n-2 काम करेगा। ठीक है, जो प्रोपेन है देखो जो केमिस्ट्री में जो आपकी जो काउंटिंग होती है आपकी, C बराबर 1 होता है मैथ, क्या होता है? मैथ होता है। C बराबर 2 क्या होता है? आपके एथ होता है। ठीक है, एथ होता है ना। C बराबर 3 क्या होता है? प्रोपेन होता है। ठीक है, C बराबर 4 आपके ब्यूट होता है। C बराबर 5 पेंट होता है। C बराबर 6 आपके हेक्स होता है। C बराबर 7 आपके, ये आपको ऐसे चलता है। ठीक है, तो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना? यहाँ पर आपके प्रोप कैसे बनेगा? C बराबर 3 से बनेगा। ठीक है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होने वाला है? C3H 2 × 3+2। ठीक है, तो C3H आपके 8 हो गया ना। यहाँ फॉर्मूला होता है C3H आपके 2 × 3 6 हो गए। ठीक है, यहाँ होगा C3H 2 × 3 6 - 2 आपके 4, तो ये हो गया प्रोपाइन। तो ध्यान रखिएगा प्रोपाइन का फॉर्मूला कौन सा होता है? C3H4 होगा, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, सवाल कभी कोई पूछ लेता है आपसे एग्जाम में ना। खालिस्तान में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। ठीक है, देखो पानीपत के 3 युद्ध हुए ना। एक युद्ध कब हुआ है? 26 के अंदर हुआ, एक हुआ है 56 के अंदर हुआ, एक हुआ आपके 1761 में हुआ। ठीक है, पानीपत के 3 वॉर हुए ना। 1526 के अंदर हुआ, एक 1556 के अंदर हुआ, एक आपके 1761 के अंदर हुआ। ठीक है, तो जो पानीपत का जो पहला वॉर था वो कब होता है? 26 के अंदर होता है, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। यहीं पर आप जानते हो कि यहीं पर जो आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और इसी युद्ध के बाद में हम ऐसा कहते हैं कि जो मुगल सल्तनत है वो आपकी स्थापित होती है। ठीक है, 1867 ईस्वी में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर सी ठीक आंसर हो गया। प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में थी 1867, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं आपसे तो 1905 में उन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करी। ठीक है, तो सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, और ये बात किस वर्ष की? बात आपकी 1905 की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं अगर ज्योतिबा फुले की बात करूं तो इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के अंदर, कहां पर? महाराष्ट्र के अंदर जो है, महाराष्ट्र के अंदर किसकी स्थापना की है? सत्य शोधक समाज जो है इसकी स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ना सत्य समाज की स्थापना की, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलिए। लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर जी आप जानते हो, मैंने आपसे कहा था कि संगीत में पहली बार भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो भारत रत्न है वो किसको मिलता है? आपकी वो मिलता है सुब्बुलक्ष्मी, है ना, इनको प्राप्त होता है। ठीक है, फिर मैंने कहा इसके बाद में किसको मिलता है? आपके रविशंकर जी को मिलता है। किसको मिलता है? रविशंकर जी को मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद में 2001 के अंदर किसको मिलता है? 2001 के अंदर लता मंगेशकर जी को मिलता है भारत का हाईएस्ट अवार्ड, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, तो भारत का हाईएस्ट अवार्ड किसको मिलता है? लता मंगेशकर जी को मिलता है। अच्छा, अभी 2024-25 की बात करूं आपसे, लेटेस्ट जो आपके भारत रत्न है, अगर उन 5 रत्नों की बात की जाए आपसे 24 के अंदर जो मिले हैं उसमें कौन कौन आएगा? आपके तो लिखिएगा, एक आएगा बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर भाई साहब को मिला, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जो है इनको प्राप्त हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, मरणोपरांत मिला। ठीक है, एक जो है इसके अलावा आपके लाल कृष्ण अडवाणी जो है इनको प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के उप प्रधानमंत्री, एक जो है चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री जो है इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, और एक PV नरसिम्हा राव जी को मिला, जो कि आप जानते हो जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 1991 के अंदर LPG को अपनाने वाले थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भारत रत्न मिला, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। 1954 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, और RRR को पहली बार मिला था, जिसमें राजगोपालाचारी, CV रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? देखो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट के पास में रिट जारी करने की पावर है, वहीं आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट के पास ही पावर है। ठीक है, तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के पास क्या है? रिट जारी करने की पावर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप हाई कोर्ट जाओ या सुप्रीम कोर्ट जाओ, लेकिन अगर आपके विधिक अधिकार, मान लो आपके संपत्ति के अधिकार का वर्तमान में उल्लंघन हो गया तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केवल आप मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर ही जा पाओगे। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार जो है इन दोनों के उल्लंघन के लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, तो विधिक अधिकार के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाओगे, तो विधिक अधिकार जो लीगल राइट होते हैं और जो फंडामेंटल राइट हैं उन दोनों के लिए आप हाई कोर्ट जा पाओगे, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए आप जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लीगल राइट के लिए नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अच्छा, इसकी बात करूं आपसे क्या है? कंटिजेंसी फंड जो होता है, जो राष्ट्रपति के पास में होता है, वो आर्टिकल नंबर किसमें? आर्टिकल नंबर 267 के अंदर। ठीक है, अगर पूछूं आपसे कंसोलिडेटेड फंड, पूछूं आपसे संचय निधि जो है इसकी बात की जाए तो ये कहां पर? आर्टिकल नंबर 266, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 263 पूछूं आपसे तो इसके अंदर किसका उल्लेख? आपके अंतरराज्य जो परिषद है इसका उल्लेख कहां पर है? जिसके हेड जो है खुद प्रधानमंत्री होते हैं, उसका उल्लेख कहां पर? आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है। कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं? क्योंकि वो काली मृदा से समृद्ध होते हैं और जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सवाल सीधा पूछा काली मृदा जो है वो कहां पर मिलती है, सवाल ये पूछ रहा है। ठीक है, तो काली मृदा कहां पर मिलती है? आपकी काली मृदा जो है दक्कन के पठार में मिलती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है दक्कन का पठार, यहां पर काली मृदा मिलती है, इसी को यहां पर रैगूर कहते हैं। क्या होता है? रैगूर कहते हैं। किससे बनती है? आपके जो बेसाल्ट चट्टान होती है उनके टूटने से, उनके अपरदन से इसका निर्माण होता है। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर जो है दक्कन का जो पठार है, ये जो आपके काली मृदा को रैगूर कहते हैं, ये कपास के लिए, किसके लिए? कपास के लिए आपकी बड़ी उपयोगी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काली मृदा या रैगूर आपके ये गीली होने पर चिकनी होती है, सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है, ये सेल्फ प्लगिंग मृदा सॉइल है। ठीक है, ये स्वतः जुताई मृदा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेल्फ प्लगिंग सॉइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, एशिया माइनर का पठार कहां पर? तुर्की के अंदर, कहां पर है? और अनातोलिया का पठार या
फिर एशिया माइनर का पठार कहाँ है, तुर्की के अंदर, ठीक है। बोलिविया का पठार बोलिविया के अंदर है, और यहाँ पर टिन जो है ना, टिन जो है आपके उसके लिए फेमस है, ठीक है। टिन के लिए कौन फेमस है, टिन के लिए बोलिविया का पठार फेमस है, ठीक है। कटंगा का पठार कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ना। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी दक्कन का पठार आपका ठीक आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभय लिंगाश्रय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? भाई साहब बहुत ही खतरनाक दोस्त हिंदी आपके, उभय लिंगाश्रय। कुल मिला के बात यह है कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों जो आपके प्रोडक्शन आपके और रिप्रोडक्शन ऑर्गन है वो दोनों मिलेंगे, उसको बोलते हैं उभयलिंगी। क्या बोलते हैं? अरे उस पौधे को क्या बोलेंगे? उभयलिंगी। अगर किसी में मेल मिलेगा तो आपके मेल आपके हो गया फ्लावर, फीमेल मिलेगा फीमेल वाला हो गया। अगर दोनों किसी के अंदर मिल गए तो क्या होगा? उभयलिंगी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उभयलिंगी का मतलब क्या है? जिसमें मेल का रिप्रोडक्शन ऑर्गन और फीमेल का दोनों का होगा, ठीक है। मेल का क्या बोलते हैं? मेल का बोलते हैं किसको? पुमंग। किसको बोलते हैं? पुमंग को कहते हैं। और फीमेल का बोलते हैं जायंग को ना। तो पुमंग किसका? आपके पुमंग का मतलब है एंड्रोशियम। क्या होता है? एंड्रोशियम। याद करो मैंने आपसे कहा था कि जो एंड्रो है इस वर्ड का मतलब पुरुष, ठीक है। तो जो पुरुष जो आपके फूल है उसमें जो पुरुष वाला जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन है उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, उसी को हिंदी में कहते हैं पुमंग ना। और अगर जायंग की बात करूं आपसे, इसको बोलते हैं आपके गाइनोशियम। क्या बोलते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जायंग कहते हैं ना। तो ये मेल का है, ये फीमेल का है। पुमंग और जायंग दोनों से युक्त फूल को ऑप्शन नंबर बी उभयलिंगाश्री कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक को लिखा है, ठीक है। सरोजिनी नायडू, चित्तरंजन दास, दीनबंधु मित्र और मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो जो दीनबंधु मित्र हैं इन्होंने नील दर्पण जो इसको लिखा है, और आपके जो नील विद्रोह, याद करो आपके जो नील विद्रोह जो हुआ था इसका उल्लेख भी यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो नील दर्पण को लिखने वाले कौन थे? दीनबंधु मित्र, आपका नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सरोजिनी नायडू पूछूं आपसे, द गोल्डन थ्रेशोल्ड लिखने वाली कौन है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है यह लिखने वाली कौन आपके? तो ये आपके सरोजिनी नायडू होगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन है? चित्तरंजन दास है, और मोतीलाल नेहरू का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे देखिए, मुझे भूख लग रही है भाई साहब, बात ही है, ठीक है। मैं पूरी क्लास करा करके खाना खाऊंगा एक बार, क्योंकि सुबह से लगा पड़ा हूं आपकी किताब के अंदर, फिर होली की जो सेल थी उसके अंदर आपके। तो अब आप फटाफट पढ़ लो चुपचाप, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चट्टग्राम शस्त्रागार पर छापा मारा गया, ठीक है। जो चट्टग्राम शस्त्रागार है, अगर इसकी बात करूं आपसे, इस पर छापा मारने वाले कौन था? आपके सूर्यसेन था। क्या बोलते थे इनको? इनको मास्टरदा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन्हें मास्टरदा भी कहते हैं छापना। तो सूर्यसेन साहब जिन्होंने चट्टग्राम जो आपके शस्त्रागार था उसके ऊपर छापा मारा, ऑप्शन नंबर एक आंसर, ठीक है। अच्छा, रास बिहारी बोस जानते हो क्या आप? आपके रास बिहारी बोस जानते हो क्या आप? जो है रास बिहारी बोस, एक थे रास बिहारी घोष, एक कौन थे? एक थे रास बिहारी घोष, है ना, घोष थे एक, ठीक है, और एक है रास बिहारी बोस, ठीक है। ये तो क्रांतिकारी टाइप के कौन? क्रांतिकारी टाइप के, ये आपके थोड़े क्या, ये थोड़े आपके जो उदारवादी थे, रास बिहारी घोष। जब 1907 में ये जंग छिड़ गई कि क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि लाला की बाल गंगाधर तिलक को बनाओ हेड जो है कांग्रेस का, तो जंग छिड़ी तो उसके अंदर जो बाद में गरम दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे, तो उस समय रास बिहारी घोष उसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है। तो 1907 के सूरत जो अधिवेशन है जहां पर कांग्रेस के गरम दल और नरम दल अलग हो गए, वहां पर हेड कौन बनते हैं? रास बिहारी घोष बनते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करूं आपसे, तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक किसकी है? तो इंडिया स्ट्रगल पुस्तक जो किसकी है वो है आपके सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। पराक्रम दिवस कब बनाते हैं? आपके 23 जनवरी को बनाते हैं छापना। और अगर पूछूं आपसे हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे 1938 के अंदर? कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, था ना। अगर पूछे आपसे सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, एक बड़ी फेमस पुस्तक थी बंदी जीवन, पता नहीं आप जानते हो नहीं जानते, पर जो क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों के लिए बाइबल की तरह थी, इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है। क्रांतिकारियों की बाइबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? क्रांतिकारियों की बाइबल कहते हैं किसको? ये आपके सचिंद्र नाथ सान्याल जो आपके बंदी जीवन पुस्तक है इसको क्या बोलते हैं? क्रांतिकारी की बाइबल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो सूर्यसेन ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर हो गया ना। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? मैंने क्यों पूछा सवाल ये? क्योंकि सवाल आएगा, निश्चित मान के चलना, कहीं ना कहीं सवाल आएगा। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में आपके पदक जीता? एक्चुअली में गगन नारंग इस बार हमारा जो पेरिस ओलंपिक दल जो गया था आपके, उस दल के प्रमुख कौन थे? गगन नारंग। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमारे सेफ डी मिशन कौन थे इस बार पेरिस ओलंपिक के? सेफ डी मिशन जो है वो कौन थे? वो थे गगन नारंग का नाम आपको ध्यान रखना है। कौन थे? गगन नारंग का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। 2012 के अंदर आपके लंदन ओलंपिक हुआ, कहां हुआ? 2012 में लंदन में ओलंपिक हुआ था, ठीक है। 16 में कहां हुआ? 16 में रियो में हुआ था, ठीक है। 20 में कहां हुआ? टोक्यो के अंदर हुआ है ना। और 24 में कहां पर हुआ? 24 में जो आपके ये हमारे पेरिस के अंदर हुआ, ठीक है। 2012 का जो लंदन ओलंपिक था इसमें शूटिंग खेल के अंदर जो है गगन नारंग क्या लेकर आया? गगन नारंग यहां पर शूटिंग खेल में ब्रॉन्ज जीत कर लाया, ठीक है। तो 2012 लंदन ओलंपिक के अंदर शूटिंग खेल में गगन नारंग जो ब्रॉन्ज लेकर आए थे, ठीक है। अच्छा, ओलंपिक में भारत के लिए पहला ब्रॉन्ज लाने वाले कौन थे? केडी जाधव। कब लेकर आए थे ये लेकर आए थे 1952 में। कहां पर हुआ था ओलंपिक? आपके हेलेंसिकी ओलंपिक। खेल कौन सा? कुश्ती खेल था ना। और क्या मिला इनको? ब्रॉन्ज मेडल मिला। अच्छा, पहली महिला पूछूं आपसे कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कम की बात है 2000 का ओलंपिक कहां हुआ था? सिडनी के अंदर हुआ था, और वेट लिफ्टिंग खेल था, आप जानते हो, और ये भी ब्रॉन्ज लेकर आई थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सवाल पूछे तो ऑप्शन नंबर भी लंदन आपके 2012 नोट कीजिएगा। अच्छा, इस बार जो पेरिस में हुआ आपके यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 0+1+5 था, कोई गोल्ड नहीं आया। नीरज चोपड़ा सिल्वर लेकर आए, और मनु भाकर एक ब्रॉन्ज, मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह एक ब्रॉन्ज, स्वप्निल कुसाले शूटिंग में ब्रॉन्ज, हॉकी टीम ब्रॉन्ज, और इसके अलावा अमन सहरावत आपके ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अगला ओलंपिक कहां होने वाला? 34 आपके लॉस एंजल्स में होगा। कब की बात है? 28 की बात है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है, ठीक है। ध्यान रखना वो उत्सव कौन सा? छठ पूजा। कौन सा है? छठ पूजा है। जब भी भगवान सूर्य की बात आएगी तो सूर्यदेव के लिए भारत में दो उत्सव आपको ध्यान रखने हैं, छठ पूजा और एक साथ में कौन सा है? साथ में लिखिएगा आप, जो है साथ में लिखिए आप लोग मकर संक्रांति, ठीक है। ये दो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहते हैं, कहां पर? गुजरात के अंदर, ठीक है। गुजरात में उत्तरायण कहते हैं आपके। और खिचड़ी कहां पर कहते हैं? आपके उत्तर प्रदेश बिहार में खिचड़ी कहते हैं छापना, और मकर संक्रांति को उत्तरायण बोलते हैं गुजरात के अंदर। ये दोनों के दोनों किसके लिए? सूर्यदेव के लिए, ठीक है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और नदी का विशेष महत्व होता है। शारदा सिन्हा जी बड़ी फेमस आप जानते हो भजन गायिका थी छठ पूजा के अंदर, जिन्हें आप जानते हो कि अभी जो है 25 के अंदर भारत का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण जो है वो प्राप्त किया, आपको ध्यान रखना है ना। इनका निधन हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित एक निष्क्रिय पोलियो टीका था, ठीक है। मतलब पोलियो का टीका कौन सा? सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। इनएक्टिव पोलियो टीका आपके, अरे वो 2 बूंद जिंदगी की जो आती थी ना, जो ऐसे जिसको देख के हम गोली की तरह रसगुल्ला भागते थे, पता नहीं क्या पिला देगी मैडम जो है ना। तो वो जो 2 बूंद जिंदगी की होती है वो क्या आपके? वो है आपकी इनएक्टिव पोलियो जो वैक्सीन आपके ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, वही होती है। 2 बूंद जानती है, 2 बूंद डालती है, जिसमें मरा हुआ पोलियो का वायरस होता है, वो हमारी बॉडी में जाता है। हमारी बॉडी को लगता है कि पोलियो का वायरस आ गया, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार होती है। एक्चुअली में मरा हुआ होता है। इस कारण क्या होता है? इस कारण भविष्य में कभी जिंदा भी हमारे अंदर जाएगा तो हमारी बॉडी पहले तैयार है उसको मारने के लिए, उसको मार देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको डेवलप करने वाला साल्क था ना, तो इसको साल्क वैक्सीन बोलते हैं, साल्क वैक्सीन कहते हैं। और पोलियो के बारे में आप जानते हो कि 2011 में हमारे यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पोलियो का लास्ट केस मिलता है, और 2014 के अंदर जो है हमने भारत को पोलियो फ्री जो WHO ने घोषित कर दिया। 3 साल तक कोई नया केस नहीं मिले तो आपके वो क्या होता है? वो आपके पोलियो फ्री होता है, ठीक है। वो किसी रोग से फ्री होता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी, ठीक है। देखिए, जब EIC यहाँ पर आया था तो उद्देश्य ये था कि EIC यहाँ पर आया उसका उद्देश्य है कि भाई
तो EIC जब यहाँ पर आया था तो उसका उद्देश्य था कि वो यहाँ पर व्यापार करेगा, पर वो धीरे-धीरे जो है वो राजनीति के अंदर उतर गया था। फिर उस पे कंट्रोल करने के लिए हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसको लेकर आए हम लोग, ठीक है। फिर उसके बाद में जो अंग्रेज सरकार है वो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आई। उसने कहा कि जो व्यापारिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालेगा, ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगा, जबकि जो राजनीतिक मामले हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालेगा और ये क्राउन के अधीन होगा, ठीक है। ये बात कही 1784 के अंदर। फिर धीरे-धीरे और प्रतिबंध लगाए गए और आपके 1830 में कहा गया कि चाय और चीन को छोड़कर के बाकी सारे जो एकाधिकार कंपनी के वो समाप्त होते हैं। और फिर आपके 20 साल बाद चाय और चीन का जो एकाधिकार जो मोनोपोली थी वो भी समाप्त कर दी गई, ठीक है। और फिर आपके 57 के अंदर क्रांति होती है, उनको मौका मिल गया और 1858 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा ये कह दिया कि भारत में मुगलों का और जो ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का रूल समाप्त होता है, अब सीधा क्राउन का रूल होगा भारत के अंदर जो है, ये आपके यहाँ पर कहा गया। और BOD और BOC का समाप्त कर दिया गया और एक नई पोस्ट आई भारत के अंदर, इसका नाम था भारत सचिव नाम था, ठीक है। ये किसके टाइम पर हो रहा है? ये जो है आपके वो कैनिंग के टाइम पर, किसके टाइम पर हो रहा है? कैनिंग के टाइम पर हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कैनिंग को भारत का पहला वाइसरॉय जो है वो अपॉइंट कर दिया। तो ये बात कब की होगी? ये बात होगी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके 1858 की बात होगी ना। तमिल का सबसे पुराना महाकाव्य शीलपादिकारम 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों आपके। शीलपादिकारम एक्चुअली में तमिल के अंदर संगम जो साहित्य है ना, संगम जो आपके तमिल में जो साहित्य है वो क्या बोलते हैं? संगम साहित्य, ठीक है। तमिल कवियों की जो बैठक है उसको संगम कहते हैं ना। तो संगम साहित्य जो था इसमें एक ग्रंथ बड़ा महत्वपूर्ण, जिसका नाम है शीलपादिकारम। क्या नाम है? शीलपादिकारम। आपके इस ग्रंथ का बहुत ही महत्वपूर्ण नाम था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? आपके इलांगो आदिकल। कौन थे? इलांगो आदिकल जो है ये इसको लिखने वाले, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। तीन महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर हुआ करते थे उस समय आपके, उसमें एक शीलपादिकारम भी था आपके, और शीलपादिकारम जो है इसको लिखने वाले इलांगो आदिकल थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रखना, कभी सवाल पूछ ले आपसे तो इलांगो आदिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्ति स्थापित है, ठीक है। तो जगन्नाथ जो मंदिर पुरी में आपके उसमें तीन मूर्ति है, तीन रथ होते हैं, ठीक है। तीन रथ होते हैं और तीन ही वहां पर मूर्ति है, ठीक है। तीन मूर्ति की बात करूं किसकी आपकी, तो एक तो है भगवान किसकी? जगन्नाथ जी। किसकी है? भगवान जगन्नाथ जी की है। इनकी जो बहन है देवी सुभद्रा जो है उनकी है, और एक आपके किसकी? एक जो है वो आपके भगवान बलराम की, ठीक है। तो भगवान बलराम, अब देवी सुभद्रा और इसके अलावा जो है भगवान जगन्नाथ, तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बलभद्र भी बोल सकते हैं ना। तो जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया। इनकी ये प्रतिमा, इनकी मूर्ति है ना। मछलियों के हृदय में कितने दोस्तों प्रकोष्ठ होते हैं? हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। मछली पानी के अंदर रहती है तो उसको ज्यादा चैम्बर नहीं चाहिए, क्योंकि भाई देखो एक्चुअली में 4 चैम्बर होते हैं, जो आपके अशुद्ध रक्त जो होता है उसको प्योर ब्लड से अलग करने के लिए 4 चैम्बर होते हैं। अब मछली पानी में है तो पानी बहुत है उसके पास में, इसलिए उसको चैम्बर नहीं चाहिए, उसके पास केवल 2 ही चैम्बर होते हैं ना। तो मछली के पास कितने चैम्बर? मछली के पास 2 चैम्बर, ठीक है। मछली के पास 2 चैम्बर है। जितने भी आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं आपके, जो जिन्हें हम सरीसृप कहते हैं, इनके पास में 3 चैम्बर, कितने? 3 चैम्बर होते हैं ना। पक्षी के पास में 4 चैम्बर, कितने? पक्षी के पास 4 चैम्बर है। और स्तनधारी के पास भी कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो स्तनधारी के पास भी 4 है, पक्षी के पास भी 4 है, सरीसृप के पास 3 होते हैं, मछली के पास में 2 होते हैं, ठीक है। तो लिखिए ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर है, 2 इसका ठीक आंसर है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष में की थी? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ओलंपिक के बारे में पढ़ाया हुआ है, और ओलंपिक में आप जानते हो कि ओलंपिक में 1896 के अंदर आपकी ग्रीस एथेंस में पहली बार ओलंपिक हुआ, पर भारत यहां पर भाग नहीं लिया था, ठीक है। 1900 ओलंपिक पेरिस के अंदर हुआ, जब भारत ब्रिटिश गुलाम था, आप जानते हो। तो ब्रिटिश भारत की ओर से यहां पर जो है नॉर्मन प्रिचार्ड ने भाग लिया। किसने? नॉर्मन प्रिचार्ड ने ब्रिटिश भारत की ओर से 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था। और आप जानते हो कि यहां पर नॉर्मन प्रिचार्ड जो है 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं। और खेल कौन सा? खेल कौन सा आपके? ये धावक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नॉर्मन प्रिचार्ड धावक थे और ये 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाते हैं भारत के लिए, ब्रिटिश भारत के 1900 ओलंपिक के अंदर, ठीक है। इसके बाद में 1928 का जो ओलंपिक हुआ था आपके, इस 1928 के ओलंपिक में हॉकी खेल को शामिल किया, ठीक है। तो हॉकी खेल कब शामिल होता है? 1928 का जो ओलंपिक हुआ है एम्स्टर्डम के अंदर, वहां पर हॉकी खेल को शामिल किया गया। और आप जानते हो कि जो मेजर ध्यानचंद जी हैं, मेजर ध्यानचंद जो है ये यहाँ पर गोल्ड जीत कर लाए, ठीक है। 28 में भी गोल्ड जीते हम लोग, 1932 जो है यहाँ भी गोल्ड जीते हम लोग, और आपके 36 जो है यहाँ भी गोल्ड जीते, ठीक है। लगातार 3 गोल्ड जीत कर लाए थे भारत की हॉकी टीम। ये आपको, क्योंकि 40 में तो हुआ नहीं, 20 40 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा है। एक तो 1916 में ओलंपिक नहीं हुआ है, एक 40 में नहीं हुआ है, एक 44 में नहीं हुआ, ठीक है। 48 में वापस हुआ, 48 वापस गोल्ड ना, 48 में वापस हुआ तो फिर हम वापस गोल्ड लेकर आए, ठीक है। 48 के अंदर 8 गोल्ड लेकर आ चुके हैं हम केवल हॉकी के अंदर, ठीक है। इस बार भी हम ब्रॉन्ज लेकर आए हॉकी के अंदर ना। तो 28 में हमारी शुरुआत हो चुकी थी हॉकी की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 1928 आपका ठीक आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनवाया गया, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था आपके? ये दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग जो है आपकी संस्थापक था राष्ट्रकूट वंश का, ठीक है। यहाँ पर शासक का नाम क्या है? नाम क्या उसका? वो है कृष्ण फर्स्ट। क्या नाम है? कृष्ण फर्स्ट है। इन्होंने ही एलोरा कैलाश मंदिर बनवाया, ठीक है। इसकी खास बात है कि ये एकाश पत्थर से बना हुआ है, एक ही चट्टान है उससे बना हुआ है, और ऊपर से नीचे काट के बनाया, ठीक है। ऊपर से नीचे जो है वो काट के इसको बनाया गया है, और एक ही चट्टान से बनाया, ये इसकी खास बात है ना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण फर्स्ट जो है ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को में शामिल है भारत में कितने? यूनेस्को में शामिल भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। यूनेस्को में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो शामिल है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत में कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से 12 किसमें? उसमें से 12 जो है वो यूनेस्को में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा आपके? तो आपके नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे पुराना है, ये भी आपको छापना, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल जो है यहाँ पर स्थित, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम नीलगिरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नील कुरिंजी पौधा मिलता है, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट, इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? दोदा बेटा जो है वो इसकी हाईएस्ट पीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने कहा 12 यूनेस्को के अंदर, ठीक है। 12 जो है वो यूनेस्को के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। 43 यूनेस्को के अंदर आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट आप जानते हो मोइदम अभी शामिल हुआ है, और 15 जो है आपकी यूनेस्को में आप जानते हो आपके जो आपके अभी गरबा डांस आपके शामिल हुआ, आप जानते हो 15वें नंबर का यूनेस्को के अंदर आपके अमूर्त धरोहर के रूप में ना। आगे देखिए, 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया तब भारत का वाइसरॉय कौन थे, ठीक है। 1930 में भारत के वाइसरॉय कौन थे? इरविन थे। कौन थे? इरविन वाइसरॉय थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झंडूबाम इरविन जो है वो उस समय वाइसरॉय थे, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ये चैम्सफोर्ड कब थे वाइसरॉय? जब हमारा असहयोग आंदोलन जो हुआ था आपके, इस समय चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन में चैम्सफोर्ड थे। और लिन लिथगो पूछो किस समय थे आपके? लिन लिथगो जो है ये किसमें थे? ये भारत छोड़ो आंदोलन किसमें थे? भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसके अंदर कौन थे? इसके अंदर थे लिन लिथगो, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1942 में ये थे, और 1920 में ये थे, और 1930 के अंदर ये थे, आपको ध्यान रखना है ना। त्रिशूरपुरम किस राज्य का फेस्टिवल है? त्रिशूरपुरम जो है वो केरल का फेस्टिवल, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। केरल के फेस्टिवल की बात करूं आपसे, तो एक तो मकर विलक्कु त्योहार कहां पर? केरल में होता है, शबरीमाला मंदिर मकर संक्रांति वाले टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा आपके अट्टुकल पोंगल जो है एक महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जो फेस्टिवल होता है, अट्टुकल पोंगल, वो भी यहीं पर होता है, ठीक है। विशु फेस्टिवल जो है आपके मलयालम का जो नववर्ष है वो विशु फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो केरल ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है। ओणम भी कहां पर होता है? ओणम भी आपके केरल के अंदर ही है, और त्रिशूरपुरम भी आपके केरल के अंदर है, और कलपति रथ महोत्सव जो है, कलपति रथ महोत्सव जो है ये भी कहां पर है? केरल के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की? देखो एशियाई खेल की बात करूं आपसे तो 1951 में स्टार्ट होते हैं, दिल्ली के अंदर ये स्टार्ट हुए, ठीक है। इसके बाद में 1982 में 90 नंबर के खेल हुए थे, यह भी दिल्ली के अंदर हुए, यहीं पर अप्पू हाथी को पहली बार सुमंकर बनाया गया, ठीक है। अभी 2019 2000 आपके पूछूं आपसे
से अभी लेटेस्ट कहां पर हुए 19वें नंबर के, ये चीन के होंगझाओ में हुए। कहां हुए? चीन के होंगझाओ में हुए। और जो अगला होने वाला है वो कहां पर? जापान में होने वाला है। कहां होने वाला है? जापान में होने वाला है। तो अब तक 2 बार भारत जो है वो एशियन गेम्स का होस्ट रह चुका है। पहली बार 1951 के अंदर भारत जो है डेब्यू जो एशियन गेम्स हुआ है उसका होस्ट भारत था। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को करवाती है, राजा रणधीर सिंह वर्तमान में उसके हेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? ठीक है, तो भाग 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाग 3 को बोलते हैं मैग्ना कार्टा, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। तैयार रहना। ठीक है, तो भाग 3 मैग्ना कार्टा, ऑप्शन नंबर बी है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार पहले 7 थे, वर्तमान में 6 हो चुके हैं, ये भी आपको नोट करना है। 44वां संविधान संशोधन है 1978, ये भी आपको नोट करना है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये भी आपको नोट करना है। आर्टिकल 301 के द्वारा वो लीगल राइट बन गया ना। आजादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम जो है किस वर्ष में आता है? देखो सेंसस एक्ट की बात कर रहे हैं हम, बहुत कम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हम ये पढ़ते हैं कि 1872 में पहली बार जनगणना होती है, 1881 में वैज्ञानिक आधार पर पहली बार होती है। पर सवाल पूछे कि भाई भारत में कब जनगणना अधिनियम आता है आपके? तो 1948 में आता है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1948 ठीक आंसर है। 2011 में जनगणना जो होती है उसके हेड कौन था? चंद्रमौली साहब उसके हेड थे। और हमारी जनगणना हमारा भविष्य थीम थी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर ना। छह मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ये वायुमंडल हो गया आपके, ये आपके छह मंडल हो गया, पहला ट्रोपोस्फीयर हो गया यहाँ पर। इसके बाद में जो है यहाँ पर क्या हो गया? ये आपकी स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, समताप मंडल। ठीक है, आंधी तूफान बारिश यहाँ पर आती है, यहाँ मौसम साफ रहता है, एरोप्लेन यहीं पर होते हैं, ओजोन परत भी आपकी यहीं पर मिलती है। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि छह मंडल और समताप मंडल के बीच में जो लाइन है इसे क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे ट्रोपोपोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, तो समताप मंडल और छह मंडल के बीच में जो लाइन है उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, होली हंगामा ऑफर चालू हो चुका है, अभी से चालू हो चुका है आपके, ये अभी से स्टार्ट हो चुका है आपके। होली हंगामा ऑफर जो है वो स्टार्ट कर दिया है, वैसे 9 मार्च से था पर अभी इसको स्टार्ट कर चुके हैं। इसको इसमें आपको 90% डिस्काउंट मिल रहा है, 90% का डिस्काउंट मिल रहा है। 100% का कैशबैक एक स्क्रैच करने वाला होगा, आपकी किस्मत में कितना आने वाला है पता नहीं, 10% 20% ये एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है स्क्रैच करने पर। और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको सभी पेड जो स्टूडेंट है उत्तर से उनको, कोई अगर वो नया कोर्स लेते तो उनको मिल रहा है। होली कूपन कोड यूज करने पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके ऑफर रहने वाला है इस बार आपके होली हंगामा में। ये मेरी सारी बुक्स की जो प्राइस है वो रहने वाली है। जीके जीएस वाली जो बुक है आपको जल्द ही जो है जल्द ही मैं लॉन्च करने वाला हूं, उसका सेकंड संस्करण लॉन्च करूंगा। जिस दिन लॉन्च करूंगा उस दिन उसके ऊपर ऑफर जरूर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। ठीक है, तो बाकी जो बुक है आपके, वर्ल्ड मैप की बुक है, करंट अफेयर्स की बुक है, गोल्डन पीवाई की बुक है, उन सबकी प्राइस ही आपके लिए रहने वाली है इस बार होली हंगामा ऑफर के अंदर। ठीक है, ये आपके वापस से आगे यहाँ पर आगरा में मीटअप आपके लिए होने वाला है। अब सुन लीजिए आप मेरी बात को, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 10 बजे आपके लिए जो है उत्तर प्रदेश बजट जो है यूपी उत्कर्ष पे, किस पे? यूपी उत्कर्ष जो है उसके ऊपर आएगा, ये सूचना आपके लिए। ठीक है, यूपी उत्कर्ष के ऊपर आएगा, पहली सूचना आपके लिए। उत्तर प्रदेश के 50 महत्वपूर्ण फैक्ट जो है आपके बजट के वो यहाँ पर आने वाले। ठीक है, 10 बजे। और यहीं पर 6 बजे पूछूंगा आपसे, यहीं पर 6 बजे जो है जनवरी और फरवरी के जो करंट अफेयर्स है उसके इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो कराने वाला हूं, यह भी सूचना आपके लिए। कल सुबह 6 बजे जनवरी फरवरी के इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आने वाले हैं। 10 बजे आपके सामने ये वाली क्लास आने वाली है। अब सुन लीजिए मेरी बात को, ये देखो ये आपके 6 बजे आएगी, जनवरी फरवरी 25 का रिवीजन करवाने वाला हूं कल सुबह 6 बजे आपके सामने। ठीक है, अब मुद्दा दोस्तों ये है कि आपके लिए ये जो पूरा वीक है मैंने आपको जम के पढ़ाया। ठीक है, एक बार मेरे लिए जोरदार ताली बजा दो आप लोग जो है कि मैंने आपको शाम को 8 बजे जम के पढ़ाया इस पूरे वीक में ना। आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इस पूरे वीक के अंदर और आपको अच्छा भी लगा होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया इस 100 क्वेश्चन, इस 100 फैक्ट वाली क्लास के अंदर। ठीक है, अब देखो जीके जीएस का मैंने एक सप्ताह पूरा कराया आपको ना। अब मेरा ऐसा मन है कि मैं आप सभी के लिए जो हमारा जो नेक्स्ट वीक जो होने वाला है, जो मंडे से स्टार्ट होगा हमारा, तो मेरा ऐसा मन है कि मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है, मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन, कितने दिन है? 5 डेज जो है, 5 दिन में आपको 45 मिनट डेली है ना, 45 मिनट डेली जो है वो मैं आपको पिछले 6 मंथ का ना, पिछले 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है इस करंट अफेयर्स को रिवाइज कराऊं। ठीक है, वही 100 क्वेश्चन 45 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 45 मिनट कराऊं मैं आपको। ऐसे हमारे 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, सॉरी ऐसे हमारे 500 क्वेश्चन हो जाएंगे करंट अफेयर्स के पिछले 6 माह के रिवीजन, केवल 45 मिनट लूंगा आपकी। 8 बजे क्लास चालू करूंगा। अब आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये स्कीम, जो है कैसी लगी आपको योजना कि 8 बजे डेली 45 मिनट का अगले पूरे वीक हम रखने वाले करंट अफेयर्स रिवीजन, 6 माह का जो करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज करवाने वाला हूं। ये आपके लिए सूचना है। अब मुझे बताओ आपको ये सूचना जो है वो कैसी लगी? ये सूचना बताओ एक बार फटाफट से, ये सूचना जो है कैसी लगी आपको? जो है ये सूचना कैसी लगी आपको? ठीक है, तो फिर दोबारा चालू कर देंगे हम। ये पूरा महीना आपको जम के पढ़ना मेरे साथ में। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं कि अगले 5 दिन 6 महीने के टॉप 500 क्वेश्चन 45 मिनट डेली हम जो आपको 100 क्वेश्चन जो है जितने भी होंगे ना, ऐसा नहीं कि 100 ही करवाऊंगा। ठीक है, कभी कभी इंपोर्टेंट सवाल आएगा तो 50 भी करवाऊंगा, कभी 40 भी करवाऊंगा, कभी 100 भी कराऊंगा। तो कुल मिला के 5 दिन लगातार जो है 5 दिन लगातार 45 मिनट क्लास आपकी होने वाली है। यह सूचना आपके लिए। अब बताओ आपके, तो ऐसा करते हैं कि ये जो मैं करने वाला हूं उसका ट्रेलर चलाते हैं आपके लिए। ठीक है, आप देखना ट्रेलर को और उसके बाद में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये मेरी नई स्कीम अच्छी लगी हो। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मेरी टीम देखो, मैं मतलब कल भी मेरी सुबह 6 बजे क्लास है और 10 बजे मेरी क्लास है। आप देखो ना, उत्तर प्रदेश बजट प्लान वाला हूं कल 10 बजे, तो हम पूरी तरह लगे पड़े हैं आपके लिए। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, मैं 22 मार्च को जब उत्तर प्रदेश आगरा में उतरूं तो उत्कर्ष यूट्यूब चैनल के 14 मिलियन होने चाहिए, बस इतना ही है। जब आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं 14 मिलियन का केक काट सकूं और प्राउड के साथ कह सकूं कि मैं अकेला इस चैनल को 40 मिलियन तक पहुंचा दिया मैंने, जो है मेरे परिवार ने, फूलपत्ती वाले परिवार ने चैनल पर 14 मिलियन जो है यहां तक पहुंचा दिया है। बस मुझे इतना कहना है उस 22 तारीख को। बस आपको यही काम करना है कि सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 14 मिलियन होने के बाद आप देखना, मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा, बस यही आपसे कहना था। बाकी एक ट्रेलर आप सभी के सामने है, इसको देखिएगा, कैसा लगा बताना। मेरा अगली प्लानिंग जो है, अगले सप्ताह की प्लानिंग कैसी लगी आपको बताना मुझे। और फिर उसके बाद जो है हम मिलेंगे कल सुबह 6 बजे जनवरी फरवरी करंट अफेयर्स के रिवीजन के अंदर। ठीक है, होली सेल आपकी स्टार्ट हो चुकी है। जीके जीएस वाली बुक जो है जल्द ही मैं आपके सामने लॉन्च करूंगा, बहुत जल्द आपके सामने। सेकंड आपके जो अपडेट वर्जन है वो भी आपके सामने आ जाएगा। ध्यान रखना अपना, ट्रेलर आपके सामने चलवा रहा हूं, इसको देखना, महसूस करना कि आपके लिए मैं क्या लॉन्च करने वाला हूं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ध्यान रखना, जय हिंद, थैंक यू।